नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो कि आपके टेक्निकल हेल्पर, उसके अलावा यूपीपीसीएल और डीआरडीओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटरों का पाठ्यांक अगर समान होगा तो उस समय पावर फैक्टर क्या होगा। ऑप्शंस ए है शक्ति गुणांक जो है 0.5 होगा, इकाई होगा, एक कला में भार 0 होगा, शक्ति गुणांक 0 होगी। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास बी, शक्ति गुणांक इकाई होगा। अब देखिए होगा क्या दोस्तों, जब ध्यान रखना पावर फैक्टर, और यहाँ हम लिख लेते हैं फेज़ एंगल, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब पावर फैक्टर इकाई होता है तो उस समय फेज़ एंगल होता है 0 डिग्री, और उस समय जो है वाट मीटर फर्स्ट और वाट मीटर 2 जो है दोनों की रीडिंग क्या हो जाएगी, समान होगी और धनात्मक होगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब पावर फैक्टर जो है दोस्तों 0.5 और जो है 1 के बीच हो, 0.5 और 1 के बीच होता है तो उस समय फेज़ एंगल होता है 0 डिग्री से लेकर 59 डिग्री। इस समय भी जो है दोनों वाट मीटर जो उनके पाठ्यांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न। यहाँ पर दोनों वाट मीटर जो उनके पाठ्यांक क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन W1 और W2 वाट मीटर जो है रीडिंग क्या देंगे, धनात्मक देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से जब पावर फैक्टर 0.5 होता है तो उस समय हमारे जो फेज़ एंगल होती है वो होती है 60 डिग्री दोस्तों। तो इस समय जो है पहले वाट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 होगी दोस्तों, और दूसरा वाट मीटर जो है वो कुछ ना कुछ हमें रीडिंग देगा दोस्तों, ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब पावर फैक्टर का मान जो है दोस्तों 0 और 0.5 के बीच होता है तो उस समय जो फेज़ एंगल होती है हमारे पास वो होती है 60 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक दोस्तों। तो इस समय जो है देखिए वाट मीटर फर्स्ट जो है दोस्तों, उसकी सुई जो है, उसकी सुई क्या होती है, बैकवर्ड, यानी कि पीछे की ओर जाएगी। सुई जो है पीछे की ओर, ठीक है ना, सुई जो है पीछे की ओर जाना स्टार्ट कर देती है इस समय। और कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए हम करंट कॉइल या पोटेंशियल कनेक्शन करते हैं, और वाट मीटर दूसरे वाट मीटर के पाठ्यांक से हम घटा देते हैं। इस समय जो है हम रीडिंग कैसे लगे, W1 माइनस W2, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यदि वॉट पावर फैक्टर क्या हो दोस्तों, हमारे पास 0 हो तो उस समय फेज़ एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, उस समय जो फेज़ एंगल होगी, जब पावर फैक्टर 0 होगा तो फेज़ एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री दोस्तों। तो इस समय जो है W1 माइनस W2 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक क्या होंगे, समान। पाठ्यांक तो क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे, लेकिन क्या होंगे, एक दूसरे की अगर इसकी पोलैरिटी होगी उस समय ध्रुवता क्या होगी, वो होगी विपरीत, जिस कारण से W1 की रीडिंग जो है W2 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगी हमारे पास, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक धनात्मक प्राप्त हुए हैं, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक क्या है, पॉजिटिव मिले हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया जो हमारा cos फाई है दोस्तों वो 0.5 से थोड़ा सा बड़ा है। पावर फैक्टर जो है दोस्तों वो हमारी 0.5 से थोड़ी बड़ी है दोस्तों। तो जब पावर फैक्टर 1 था तो उस समय फेज़ कोण क्या था हमारे पास, 0 डिग्री, और जब पावर फैक्टर 0 हो गया तो उस समय फेज़ कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री दोस्तों। और जब पावर फैक्टर का मान क्या था, 0.5 से कम था, तो फेज़ एंगल थी 60 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, स्टार प्रणाली उपयोग की जाती है। स्टार प्रणाली कहाँ पर यूज़ करते हैं, केवल शक्ति के कार्यों में दोस्तों, ध्यान रखना। जहाँ पर पावर चाहिए हमें वहाँ पर स्टार कनेक्शंस किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक ट्रांसफार्मर
में पूर्ण भार पर प्राइमरी करंट जो है I1 तथा शून्य भार पर I0 जो है शून्य भार पर धारा है, तो इस समय क्या होगा दोस्तों? तो इस समय क्या हो जाएगा, जो I1 प्राइमरी करंट है वो शून्य भार से बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ध्यान रखना। पूर्ण भार पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पूर्ण भार पर प्राइमरी धारा जो है वो है I1 और शून्य भार पर प्राइमरी धारा क्या होती है? 0 होती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर अर्थ है कि संयोजित भार का शक्ति गुणांक क्या होगा? जब नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो उस समय शक्ति गुणांक क्या होती है दोस्तों? अग्रगामी होती है किसी भी ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो वितरण ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता कब प्राप्त होती है? हाई एफिशिएंसी जो है हमें कब प्राप्त होती है दोस्तों? ध्यान रखना, यहाँ पर हाई एफिशिएंसी पूछी गई है, तो कब प्राप्त होगी? कब होगी? जब अर्धपूर्ण भार होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के पथ की क्या होती है? रिलेक्टेंस क्या होती है? कम होती है, उच्च होती है? चालकता उच्च होती है, कम होती है? जल्दी से बताइए। तो इसकी रिलेक्टेंस क्या होती है? कम होती है दोस्तों। रिलेक्टेंस कम होने से यानी कि रास्ता प्रदान होता है। रिलेक्टेंस क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में उत्पन्न बाधा। रिलक्टेंस जो होती है दोस्तों वो होती है चुंबकीय मार्ग में उत्पन्न बाधा, जिसे हम कहते हैं प्रतिष्ठंभ, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिष्ठंभ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्लियर? यहाँ पर ये ध्यान रखना। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों? इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है हमारे पास इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, शून्य लोड पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज द्वारा संतुलित होती है। क्या संतुलित होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसमें होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ जो है उसको बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट परीक्षण में, ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है उसमें लोहा हानियाँ नगण्य होती हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि उस समय म्यूचुअल फ्लक्स जो है बहुत कम होता है दोस्तों, ध्यान रखना। म्यूचुअल फ्लक्स जो है कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग क्यों प्रयोग में लाई जाती है? डैम्पर वाइंडिंग किस लिए लाते हैं हम दोस्तों? ये होती है हंटिंग प्रभाव जो होते हैं उसको समाप्त करने के लिए। जब वोल्टेज बढ़ती है घटती है तो दोस्तों तो उस समय फेज स्विंगिंग दोष आ जाता है अल्टरनेटर में, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें डैम्पर वाइंडिंग जो है करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, यदि अल्टरनेटर की स्पीड 300 आरपीएम है से 1500 आरपीएम कर दी जाए तब उसका ईएमएफ क्या होगा दोस्तों? जब देखिए 300 आरपीएम से लेकर उसकी स्पीड को हम क्या कर दें 1500 आरपीएम कर दें, तो उस समय उसका ईएमएफ पूछा गया है दोस्तों, तो उस समय उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? घट जाएगा दोस्तों, आधा रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, अल्टरनेटर के शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण सदा होते हैं। किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। लीनियर। क्लियर यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट की अवस्था होती है उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसे ट्रांसफार्मर के समान होती है जिसकी क्या होती है दोस्तों? सेकेंडरी ओपन सर्किट होती है, सेकेंडरी अंडरलोड के अंदर कार्य करती है, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है। ब्लॉक रोटर परीक्षण में 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, शेडेड पोल मोटर में किस प्रकार के ध्रुव होते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा गया पोल्स किस प्रकार के होते हैं, तो पोल होते हैं समुन्नत प्रकार के, यानी कि सेलिएंट टाइप जो है पोल होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। किस टाइप के? सेलिएंट टाइप जो है पोल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, शेडेड पोल मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों? शेडेड पोल जो मोटर है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? वो होता है पश्चगामी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त किया जाता है, जल्दी से बताइए क्या होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, प्रतिकर्षण मोटर से शून्य भार गति क्या होती है दोस्तों?
जल्दी से बताइए क्या होती है? अत्यधिक होती है। प्रतिकर्षण मोटर में शून्य भार पर गति क्या हो जाएगी? अधिक होगी। नेक्स्ट है, किस मोटर का अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक होता है? यूनिवर्सल मोटर, स्प्लिट फेज, हिस्टेरेसिस, रिलक्टेंस मोटर। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका शक्ति गुणांक उच्च होगा? ये होगा दोस्तों एसी यूनिवर्सल मोटर जो होती है दोस्तों, ध्यान रखना। जो हमारे पास यूनिवर्सल मोटर होती है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, किस मोटर के प्रचालन के समय न्यूनतम आवाज़ आती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी मोटर चलते समय सबसे कम आवाज़ देती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास हिस्टेरेसिस मोटर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सबसे अधिक गंभीर दोष क्या होता है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है। तो गंभीर दोष जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वो सबसे ज़्यादा होती है, उसमें करंट शॉपिंग जो होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध पूछा गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध। देखिए डायोड जो होता है आपको ध्यान रखना है, डायोड इस प्रकार से होती है हमारे पास। ये इस प्रकार से अगर हम डायोड को जोड़ते हैं प्लस माइनस, ये बैटरी का है, ये हमारे पास डायोड का एनोड होता है दोस्तों, और ये साइड होती है कैथोड। तो इस प्रकार से हम डायोड को जोड़ते हैं। तो डायोड में फॉरवर्ड अवस्था में ही धारा प्रवाह होती है। इस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है दोस्तों? अवक्षय परत जो होती है उसकी चौड़ाई भी क्या होती है? कम होती है। अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर जो होती है उसकी भी चौड़ाई कम होती है। तो इस समय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? निम्न होता है, ये ध्यान रखना है। और धारा का प्रवाह डायोड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर। जल्दी से बताइए। अर्धचालकों में सेमी कंडक्टरों में दोनों ही होते हैं। वीवर का मतलब है यहाँ पे छिद्र। क्या चीज़ है दोस्तों? छिद्र। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, परमाणु का अधिकांश भार जो है किस स्थान पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी परमाणु उसका ज़्यादातर भार किस स्थान पे रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिक के अंदर। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या है? चक्कर लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ पर समझ में आ गया। अब प्रोटॉन जो है यहाँ से इनके खोज करता है, पूछ लेता है। जैसे आप याद कर सकते हो, पेन जीटीसी कंपनी का प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टिक ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, न्यूटन की चैडविक ने की थी दोस्तों। और इनके जो है भार की अगर हम बात करें तो सबसे भारी है न्यूट्रॉन, उससे ज़्यादा प्रोटॉन, उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? हम क्या पढ़ते हैं? H समानुपाती I²RT, जो क्या है हमारे पास? जूल का नियम है दोस्तों। जूल लॉ में हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया किसके वर्ग के समानुपाती होती है? तो किसका है? धारा के। तो यहाँ आ जाएगा करंट। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज का मान कितना होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। नी वोल्टेज पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नी वोल्टेज होती है जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 जर्मेनियम डायोड के लिए, और 0.7 होती है हमारे पास सिलिकॉन डायोड के लिए दोस्तों, ध्यान रखना नी वोल्टेज। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितनी विभक्त रिंग होती है? यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है हमारे पास, उसके अंदर कितने स्प्लिट रिंग होती हैं दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया। स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग जो है पूछी गई यहाँ पर। तो कितनी होती हैं दोस्तों? 3। नेक्स्ट है, ऐसा परिपथ जो शुद्ध इंडक्टेंस परिपथ के समान कार्य करता हो उसमें क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? ऐसा परिपथ जो शुद्ध इंडक्टेंस परिपथ के समान कार्य करता है तो उसमें क्या होती है? वास्तविक शक्ति और अधिकतम शक्ति के समान होती है दोस्तों। इसमें हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो है
परिपथ की वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है और शुद्ध परिपथ में क्या होता है, पावर लॉस होते हैं, चाहे वो कैपेसिटी परिपथ हो, याद रखना, और यहाँ इंडक्टर परिपथ हो। शुद्ध इंडक्टर परिपथ है, इन दोनों में पावर जो होती है दोस्तों, पावर लॉस क्या मानते हैं हम, शून्य। और जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है, जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, तो इसमें पावर लॉस होता है दोस्तों। तो इसमें पावर लॉस निकालने के लिए P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इन फॉर्मूलों से हम पावर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से क्षण फ्लक्स गुणांक क्या है। यहाँ पर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्षण फ्लक्स पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान रखना। क्षण फ्लक्स जो होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, ये होती है हमारे पास क्षण फ्लक्स जो गुणांक होता है, ये होता है क्षण फ्लक्स बटे कुल फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स कितना है बटे में हमारे पास होती है कुल फ्लक्स, इसको लिखते हैं लैम्डा से। ये होता है लीकेज फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, ये ध्यान रखना, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, आयरन में वायु गैप होता है। वायु गैप जो है आयरन के अंदर किस लिए होते हैं दोस्तों, जो कोर होती है उसमें पूछा गया, यहाँ पर भंवरधारा हानियों को रोकता है, कोर सेपरेशन को रोकता है, हिस्टेरेसिस को रोकता है, प्रेरण के प्रभाव को रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोर सेपरेशन को रोकने का कार्य करती है एयर गैप, जो आयरन के अंदर लोहे में होती है। लोहे के जो कण होते हैं ना, उनके अंदर की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, कैरी फास्टर ब्रिज विशेष रूप से किसके मापन के लिए डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होता है, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है, दो लगभग समान प्रतिरोधों के अंतर मापने के लिए हम कैरी फास्टर ब्रिज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंगों के अंदर जो कपलिंग होती है किस प्रकार से होती है, वो चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी होती है। किसमें, केवल ट्रांसफार्मर में, ये केवल ट्रांसफार्मर। अगर आपसे पूछा जाए केवल ट्रांसफार्मर के अंदर कपलिंग कैसे है, प्राथमिक तो चुंबकीय है। अगर आपसे पूछा जाए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसमें चुंबकीय और जो है हमारे पास दोस्तों फिजिकल कांटेक्ट भी होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग से ही हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर में शून्य भारधारा की प्रकृति किस प्रकार की होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है इंडक्टिव, प्रतिघाती टाइप होती है दोस्तों शून्य भारधारा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 40 ओम का प्रतिरोध, 30 ओम का प्रेरक, प्रतिघात और कुंडली के श्रेणी क्रम में लगाया गया है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबाधा जो है आपको ध्यान होना चाहिए, Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर XL, यही होता है हमारे पास। XL की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रतिबाधा, Z बराबर आर स्क्वायर प्लस XL की स्क्वायर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 और XL की वैल्यू दी हुई है 30, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2500, तो ये आ जाएगा लगभग 50 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 ओम। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है वो है हमारे पास वर्ग माध्य मान ज्ञात करना है, यानी कि 4√2 एम्पियर जो है दोस्तों वो दिया हुआ शिखर मान। तो इसका माध्य मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य मान हो गया हमारे पास, वर्ग माध्य मान पूछा है तो RMS, IRMS क्या होता है, I0 बटे √2। तो 4√2 बटे √2 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 एम्पियर हमारे पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान अधिकतम मान के किस तरंग का RMS मान न्यूनतम होगा। इसमें से किसका RMS मान न्यूनतम होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। किसका, त्रिभुजाकार जो तरंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर अनुनाद पर, समांतर अनुनाद में प्रवाहित होने वाली धारा कौन से, L व C में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो समांतर अनुनाद में जो है
इंडक्टर और कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है, समान होती है दोस्तों, क्योंकि समांतर में इंडक्टर भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, और इसी के साथ पैरेलल में क्या है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो जो धारा प्रवाह होगा दोस्तों वो कॉमन रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रतिबाधा की प्रकृति धारतीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, प्रेरकीय धारतीय कैपेसिटिव टाइप हो उसकी प्रकृति, तो उसके लिए पूछा गया यहाँ पर। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों एक्सएल की वैल्यू जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, एक्स सी से ज़्यादा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक मिनट, इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो ये होगा, इसमें उल्टा हो गया, एक्स सी की वैल्यू जो है एक्सएल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना। तो ये धारतीय हो गया, एक्सएल की वैल्यू अगर एक्स सी से ज़्यादा हो रही है तो ये हो जाएगा प्रेरकीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक आरसी श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर फेज कोण क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर आरसी परिपथ में क्या होता है, फेज कोण क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, 3 ओम का एक प्रतिरोध 9 हेनरी के इंडक्टर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, परिपथ का समय नियतांक बताइए। तो अब यहाँ पर इंडक्टिव परिपथ है एक प्रकार से दोस्तों, शुद्ध एक प्रतिरोध 3 ओम का है और 9 हेनरी के इंडक्टर के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर समय नियतांक क्या होता है, T बराबर L/R। इंडक्टर का जो प्रेरण है और उसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों उसी से हम ज्ञात कर सकते हैं समय नियतांक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, प्रेरण कितना दिया हुआ है हमें, 9 हेनरी बटे 3, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, एक श्रेणी परिपथ में अनुनाद वक्र आवर्ती और किसके मध्य खींचा जाता है, यानी कि श्रेणी परिपथ का अनुनाद वक्र जो है आवर्ती और किसके बीच खींचा जाता है दोस्तों, ये खींचा जाता है करंट के बीच, ध्यान रखना। अनुनाद वक्र जो है किसके बीच खींचा जाता है, आवर्ती और धारा के बीच खींचा जाता है। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।